दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। फिर भी अवैध संबंध कहानी के दूसरे एपिसोड में आपने सुना कि सुबह जब अशोक की नींद खुलने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी कविता घर पर नहीं है। वह उसका पता लगाने के लिए अपने बेटे शेखर को बोलकर कविता के जीजा धनराज के घर चला आता है। धनराज की बेटी रेखा अपने पिता के कहने पर उसके मौसा अशोक के तीनों बच्चों को अपने घर लेकर आ जाने के लिए पहुंच जाती है। इधर अशोक अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए चिंता में डूबकर भावुक हो जाता है। अब इसके आगे चलिए शुरू करते हैं एपिसोड का तीसरा भाग और जानते हैं आगे की कहानी। अशोक चिंता में भावुक होकर चेयर में बैठा रहता है। तभी कविता की सगी बड़ी बहन और धनराज की धर्मपत्नी लक्ष्मी बाथरूम से नहाकर बाल सुखाने के लिए लिविंग रूम में आती है। वह अपने देवर अशोक को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वह कभी इतनी सुबह उसके घर नहीं आया था। लक्ष्मी आश्चर्यचकित होकर पूछती है, अरे अशोक, इतनी सुबह सब ठीक तो है न? अशोक कोई जवाब नहीं देता। वह चुपचाप कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। लक्ष्मी फिर पूछती है, अशोक, मैं कुछ पूछ रही हूँ, सब ठीक तो है न? इस बार अशोक झल्लाकर कहता है, कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारी बहन कविता घर से भाग गई है। ये बात सुनकर लक्ष्मी को विश्वास नहीं होता। वह कहती है, क्या मजाक कर रहे हो? अशोक गुस्से में कहता है, भाभी, अब मेरा दिमाग मत खाओ, मैं सीरियस हूँ। लक्ष्मी जैसे ही अशोक से यह बात सुनती है, वह अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, कहाँ चली गई अपना मुंह काला करने। लक्ष्मी को कविता और नीरज की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी थी। इस संबंध में एक दिन लक्ष्मी कविता को समझाने उसके घर भी गई थी, लेकिन उसने झूठी कस्में और बातें बोलकर अपनी बहन को वापस भेज दिया था। अशोक कहता है, भाभी, वो कुतिया कहाँ चली गई मुझे नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। उसी समय धनराज आ जाता है। अशोक उन दोनों के सामने सुबह 4 बजे के बाद की घटना सब कुछ विस्तार से बताता है। साथ में उस दिन की घटना भी बताता है जब उसने नीरज और कविता को बंद घर में रंगे हाथों पकड़ा था। लक्ष्मी यह सब सुनकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मुझे तो लगता है कि वह नीरज के साथ भाग गई है। धनराज गुस्से में लक्ष्मी को बहन की गंदी गाली बकते हुए कहता है, अरे, लगता क्या है, वह नीरज के साथ ही भागी है। तुम्हारी बहन तो तेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दी। आखिर बहन किसकी है? चल जा यहाँ से और हम दोनों के लिए चाय बना। लक्ष्मी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह दुखी मन से उठकर रसोई की ओर चली जाती है। धनराज कहता है, अशोक, मैं नीरज के ससुर से फोन पर बात करके ये कंफर्म कर लेता हूँ कि नीरज घर पर है या नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि वे दोनों रामनगर छोड़कर कहीं भाग चुके हैं। अशोक उदास मन से कहता है, हाँ भैया, आप कंफर्म कर लीजिए। धनराज मन ही मन कविता को बहन की गंदी गाली देते हुए कहता है, कुतिया साली, न पति की परवाह की और न बच्चों की, सबको छोड़कर अपने यार के साथ मौज मस्ती करने चले गई। धनराज अशोक से कहता है, ठीक है, मैं कंफर्म कर लूंगा, पर अशोक, अब आगे क्या करने की सोच रहे हो? अशोक कहता है, भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूं। उसने जानबूझकर अपने बच्चों की चिंता किए बिना घर से भाग गई है। अब मेरा दिल उसके लिए बुरी तरह टूट चुका है। मैं उससे नफरत करने लगा हूँ। मैंने गलती की, मुझे उसी दिन उसे जान से मार देना था। धनराज कहता है, अशोक, सबसे पहले तो हमें थाने जाकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि मान लो वह नीरज के साथ नहीं भागकर आत्महत्या के उद्देश्य से कहीं चली गई हो तो एफआईआर करवाना जरूरी है, ताकि कल को कोई दिक्कत न हो। इसी बीच लक्ष्मी सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। अशोक धनराज की बात से सहमत हो जाता है। दोनों चाय पीकर थाने के लिए निकल पड़ते हैं। धनराज अशोक को अपनी स्कूटी में बैठाकर रामनगर थाने पहुंचता है। सुबह का समय था, 2-3 पुलिस वाले ही वहां थे। धनराज हवलदार के पास जाकर कविता और नीरज के प्रेम प्रसंग के बारे में बताता है और उनसे एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध करता है। हवलदार दोनों को अपने सामने बैठाता है
और पूरी घटना विस्तार से पूछकर लिखता है और उस रिपोर्ट पर अशोक के हस्ताक्षर करवाता है। हवलदार उस रिपोर्ट की एक कॉपी अशोक को देता है और दूसरी कॉपी एफआईआर लिखने के लिए रख लेता है। हवलदार उसे कल आकर एफआईआर की कॉपी ले जाने को कह देता है। पुलिस वाले अशोक से कविता का मोबाइल नंबर मांगते हैं। अशोक बताता है कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं है, वह घर में रखे हुए मोबाइल का इस्तेमाल करती थी जो घर पर ही रखा हुआ है। धनराज और अशोक एफआईआर दर्ज करा लेने के बाद थाने से बाहर निकलकर फैसला करते हैं कि नीरज के पिता से फोन में बात करने के बजाय सीधे उनके घर जाकर कविता के घर से भाग जाने की बात और एफआईआर लिखवाने की बात बता देते हैं। वहां जाने से नीरज के बारे में कंफर्म हो जाएगा कि वह भी घर में है या नहीं। वे दोनों सीधे नीरज के घर पहुंच जाते हैं। वहां नीरज के माता पिता, सास ससुर और नीरज की पत्नी सरोज सभी बैठे हुए थे। यहाँ का नजारा कुछ और था। नीरज के घर वाले इस बात से परेशान थे कि नीरज कल रात नाइट शिफ्ट में गया था लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा। सुबह के 9 बज गए थे। नीरज का फोन भी बंद आ रहा था। नीरज के घर वाले अशोक और धनराज को एक साथ देखकर घबरा जाते हैं कि जरूर कोई बात हुई होगी, क्योंकि दोनों इतनी सुबह कभी नहीं आते। वो भी मिलकर नीरज के घर वाले भी नीरज और कविता के अवैध रिश्तों से अच्छी तरह अवगत थे। इस संबंध में कई बार घर में बहस हो चुकी है। धनराज नीरज के ससुर और माता पिता को सारी बातें बताता है और कहता है, हम नीरज के बारे में पता लगाने आए थे कि अगर वह भी घर से गायब है तो ये साबित हो जाएगा कि दोनों साथ में कहीं चले गए हैं। नीरज के घर वाले ये सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस बात की कल्पना नहीं की थी। नीरज की पत्नी सरोज को तो ये सुनकर उसके दिल को झटका लगता है। वह उठकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। सरोज की माँ उसके पीछे पीछे कमरे में जाकर उसे चुप कराने लगती है। नीरज की माँ भी रोने लगती है। नीरज के पिता उदास मन से अशोक से कहते हैं, अशोक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब हमें उनके नाजायज रिश्ते की खबर शुरू में मिल गई थी, उसी समय उन्हें रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाना था। अगर उठाए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। अशोक कोई जवाब नहीं देता। धनराज कहता है, हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने कविता को बहुत समझाया। एक बार मैंने खुद जाकर समझाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अशोक नीरज के पिता से कहता है, बाबूजी, मैंने कविता के गायब होने की एफआईआर थाने में दर्ज करा दी है। हो सकता है पुलिस नीरज के संबंध में आपके पास आकर पूछताछ करे। नीरज के पिता कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा, इतनी जल्दी एफआईआर क्यों? पहले इधर उधर तलाश कर लेते, फिर एफआईआर करवाते। धनराज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, बाबूजी, वे दोनों बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं और समझदार हैं। वे पहले से ही योजना बनाकर भागे हैं। उन्हें खोजने का कोई फायदा नहीं है। वे इस शहर में नहीं होंगे। नीरज बहुत होशियार है। दोनों बस या ट्रेन से अब तक काफी दूर निकल चुके होंगे। इसलिए आप लोग भी जाकर एफआईआर करवा दीजिए। अगर कभी कोई दिक्कत हुई तो हम सुरक्षित रहेंगे। नीरज के ससुर कहते हैं, समधी जी, धनराज सही कह रहा है, हमें भी रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए। भागने वाले भाग चुके हैं, अब पुलिस को आगे की कार्रवाई करने दो। नीरज के पिता मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद धनराज और अशोक उनसे बात करके उनके घर से निकल जाते हैं। सरोज, नीरज की माँ और सास रोती रहती हैं। एक पत्नी के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ भाग जाए। सरोज को लगता है कि उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। धनराज और अशोक घर वापस आ जाते हैं। घर आकर अशोक अपने बच्चों के आने का इंतजार करता है। उसे अब ये चिंता होने लगती है कि बच्चों को कैसे बताए कि उनकी माँ शायद अब कभी नहीं आएगी। इसके आगे की कहानी जानने के लिए धारावाहिक के अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये धारावाहिक अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नया एपिसोड का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। अगर आप भी इस कहानी को प्रतिलिपि पर पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिर्फ आपको प्रतिलिपि ऐप डाउनलोड करके पढ़ना होगा। धन्यवाद।